Now let us do with illustration 12. This illustration will clear the concept about appointment of receiver. जब भी एक receiver appoint होता है, he is basically for the purpose कि जो amount due है debenture holders की उनको pay करनी है, and obviously for his work he has to prepare the receiver statement of account. एंड लिक्विडेटर फिर अलग से अपॉइंट किया जाता है जो कि बाकी लाइबिलिटीज को पे करने में हेल्प करता है। दोनों रिसीवर और लिक्विडेटर दोनों अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे, दैट इज रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट, और दोनों ही अपने काम के लिए अपनी रेमुनरेशन या एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे। सो इस क्वेश्चन में ये क्रैक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है जिसमें हमें प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं। एक इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज का है, दूसरी इक्विटी शेयर्स जो है वो 8.5 8 रुपीज 50 पैसे के हैं। देन डिबेंचर्स इज देयर, लोन ऑन मॉर्गेज यानी एक लोन है जिसके अगेंस्ट कुछ गिरवी रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, ये दोनों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स जो ड्यू है ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। देन ऑन द राइट साइड इज बिल्डिंग्स, सन्ड्री एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मॉर्गेज वाज सिक्योर्ड ऑन द बिल्डिंग, जो मॉर्गेज है उसके लिए बिल्डिंग गिरवी रखी गई है जो हमें राइट साइड पे गिवन है, दैट इज फॉर 50,000 रुपीज। एंड डिबेंचर्स का फ्लोटिंग चार्ज है। डिबेंचर होल्डर्स ने रिसीवर को अपॉइंट करा है, लिक्विडेटर वाज आल्सो अपॉइंटेड। रिसीवर का मेन पहले रोल स्टार्ट होगा, ही सोल्ड द बिल्डिंग फॉर 40,000, ये बिल्डिंग 40,000 की बिकी, इस बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन देना था 30,000 का, तो दैट मींस 10,000 का सरप्लस है जो रिसीवर ने रिसीव किया होगा। He took charge of all the assets, sundry assets, sundry assets हैं ये 5,29,000 के, and he sold it for 4 lakh. सॉरी, टोटल पूरी अमाउंट के नहीं लिए, 5,29,000 में से he took the charge for 4 lakh and sold them for 3,70,000, तो 3,70,000 भी अमाउंट रिसीव करा रिसीवर ने। बैंक ओवरड्राफ्ट वो सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी, इसमें से पर्सनल गारंटी दी गई है, ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी मानी जाएगी, who discharge the obligation in full. Remaining sundry assets realize, remaining sundry assets, इन रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स का चार्ज रिसीवर के पास नहीं है, दैट मींस ये रियलाइज करे लिक्विडेटर ने। कॉस्ट ऑफ रिसीवर है 1000, उसकी रेमुनरेशन भी दी हुई है। लिक्विडेशन यानी लिक्विडेटर की स्टेटमेंट में उसके एक्सपेंसेस जाएंगे 2000 और उसकी रेमुनरेशन उसके अकाउंट में जाएंगे 750। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 3 इयर्स, और ये वाइंडिंग अप के टाइम पे पे किया जाएगा, और कंडीशन है ओनली इफ देयर इज सरप्लस, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा अगर सरप्लस है तो हम डिविडेंड पे करेंगे। तो पहले रिसीवर अकाउंट देखते हैं। सी एसेट्स उसने रियलाइज करे 3,70,000 के, 40,000 की बिल्डिंग रियलाइज करी, लोन दे दिया 30,000 का, तो 10,000 सरप्लस यहाँ से आ गया। कॉस्ट ऑफ रिसीवर बताई हुई है, उसकी रेमुनरेशन भी बताई है। देन सीक्वेंस में चलेगा, सबसे पहले रिसीवर पे करेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अगर कोई है, और इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी टैक्स। 20,000 की पेमेंट सबसे पहले होगी तो वो रिसीवर के अकाउंट में डलगी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगी, और वो डिबेंचर होल्डर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में 2,50,000 के डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो चेक करना पड़ेगा सरप्लस सफिशिएंट होना चाहिए। यस, काफी सफिशिएंट पैसा है तो डिबेंचर होल्डर्स की पूरी पेमेंट हो गई है। एंड ऑब्वियसली 99.99% कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो डिबेंचर्स होल्डर के लिए सफिशिएंट पैसे होते ही हैं उनको पे करने के लिए, दैट इज व्हाई डिबेंचर्स आर द सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैलेंस होगा, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर अकाउंट जब बनाएगा तो वो सबसे पहले लिखेगा रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट सरप्लस रिसीव फ्रॉम रिसीवर, दैट इज 1,07,750 ये अमाउंट। उसके बाद उसने एसेट रियलाइज करे 1,20,000 की, ये क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने के एसेट रियलाइज करे 1,20,000 के, वो लिख दिया। लिक्विडेटर की रेमुनरेशन भी बताई हुई है, लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस बताए हैं, क्योंकि अब डिबेंचर होल्डर्स पे हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे टोटल है 80,000 की, सी 25,000 प्लस 55,000, ये दोनों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी है। ओके, 80,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गया। उसके बाद आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पर 1 लाख के, साथ ही हम चेक करेंगे क्या प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए सरप्लस बचता है। हमने ये 1 लाख रुपया डाल दिया, तो 2,27,750 में से जब हम ये सारी अमाउंट्स माइनस करेंगे तो सरप्लस बचता ही नहीं है कि डिविडेंड पे हो सके, तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है अगर सरप्लस हो। सरप्लस बचता ही नहीं है, रेदर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसे बहुत कम बचते हैं। तब हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने ड्यू है और एक्चुअल में कितना
लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा। एक कैटेगरी दी है 10,000 इक्विटी शेयर्स की, वो 10 रुपीज के हिसाब से उन्होंने पे करा था, तो इक्विटी अमाउंट उनका ड्यू है 1 लाख। दूसरी कैटेगरी 5,000 इक्विटी शेयर्स के 8.5 रुपए के हिसाब से 42,500 रुपीज इक्विटी शेयर्स का ड्यू है। ये अमाउंट हमने क्वेश्चन से ही उठाई है, जस्ट हैव अ लुक। सी 1 लाख एक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स का ड्यू है 10 रुपीज वाले, और 42,500 ड्यू है 8.5 रुपए वाली इक्विटी शेयर्स में। तो वही हमने लिख लिया कि इनका ड्यू कितना है। टोटल हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है 1,42,500, लेकिन सरप्लस बचता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद सिर्फ 45,000। सी कैसे कैलकुलेट करा, 2,27,000 माइनस दिस रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस करके सिर्फ 45,000 बचता है। तभी प्रेफरेंस डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ। तो ये 45,000 पे करने के बाद जो लॉस है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिल पाएगा वो है टोटल 97,500। ये लॉस सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इक्वली बेयर करना होता है। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 10,000 प्लस 5,000, 15,000 से डिवाइड होगा। हर इक्विटी शेयर होल्डर को 6.5 रुपए के हिसाब से लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो पहली क्लास की इक्विटी शेयर्स की जिन्होंने 10 रुपए पे करे, उनको 6.5 रुपए लॉस बेयर करना है, तो 3.5 रुपए के हिसाब से उनको वापस पेमेंट की जाएगी। तो 10,000 पे 3.5 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगी। 3.5 इंटू 10,000 35,000 की पेमेंट हो जाएगी। दूसरे क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने 8.5 रुपए पे करा था, 6.5 रुपए उन्होंने लॉस बेयर करा, तो उनको पेमेंट वापस जो जाएगी वो सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से जाएगी। तो 2 इंटू 5,000 10,000 उनको वापस जाएगा। तो दिस विल बैलेंस द लिक्विडेटर स्टेटमेंट। टोटल कम्स टू बी 2,27,500। सो सी हर एक लाइन जो आपको क्वेश्चन में लिखी है कि ये लिखा हुआ है क्लियरली कि सरप्लस, आपको चेक करना पड़ेगा। जो जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है आपने एक एक चीज चेक करनी होती है, एक एक फिगर आपने चेक करनी होती है कि वो अकाउंट में डली है कि नहीं डली।